कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही सीन देखने को मिल रहा है। फ्रांस ने कहा है नॉर्थ कोरिया को निकाल लो वरना एशिया में नाटो आ जाएगा। जानेंगे आखिरकार इस बयान का क्या मतलब है। तो वहीं अब अमेरिका को भारत की याद भी आने लगी है। क्वाड की मीटिंग होने वाली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि यदि वह उत्तर कोरिया को रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से नहीं रोकता है तो नाटो का दक्षिण पूर्व एशिया में हस्तक्षेप बढ़ सकता है। यह बयान वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखलाता है, क्योंकि मैक्रोन ने उत्तर कोरिया के यूक्रेन युद्ध में भूमिका को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस लेख में हम इस बयान के महत्व को जानेंगे। मैक्रोन ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर कोरिया का यूक्रेन में शामिल होना हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। अगर चीन नहीं चाहता है कि नाटो दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल हो तो उसे उत्तर कोरिया के यूरोपीय धरती पर हस्तक्षेप करने से रोकना चाहिए। यह बयान उस समय आया है जब उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के साथ सैन्य गठबंधन के तहत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहायता कर रहे हैं, खासकर रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में। मैक्रोन ने यह भी उल्लेख किया कि फ्रांस ने पहले नाटो के एशिया में विस्तार का विरोध किया था, विशेष रूप से साल 2023 में जापान में नाटो के संपर्क कार्यालय को खोलने के प्रस्ताव को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उत्तर कोरिया की यूक्रेन युद्ध में बढ़ती भूमिका ने उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रूस को यूक्रेन में बिना किसी प्रतिबंध के क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो ये ताइवान और फिलीपींस जैसे एशियाई क्षेत्रों में खतरनाक मिसाल कायम कर सकते हैं। मैक्रोन का ये बयान शीत युद्ध के दौर की याद दिलाता है, जब वैश्विक शक्तियां दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और उसके सहयोगी बनाम सोवियत संघ और उसके सहयोगी। उस समय कोरियाई युद्ध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जिसमें उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यह वैश्विक शक्तियों के बीच प्रॉक्सी युद्ध का प्रतीक बन गया। आज के संदर्भ में उत्तर कोरिया का रूस के साथ गठजोड़ और यूक्रेन युद्ध में उसकी भागीदारी शीत युद्ध के तरह ही एक नए वैश्विक तनाव को जन्म दे रही है। मैक्रोन का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि यदि चीन उत्तर कोरिया को नियंत्रित नहीं करता है तो नाटो को एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की थी। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण क्यूबा मिसाइल संकट है, जो 1962 में हुआ। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा थी। अमेरिका ने जवाब में नौसैनिक नाकाबंदी की और सोवियत संघ को चेतावनी दी कि वह इन मिसाइलों को हटाए, अन्यथा सैन्य कार्रवाई की जाएगी। तनाव के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली, जिससे एक बड़ा युद्ध टल गया। मैक्रोन का वर्तमान बयान इस घटना से प्रेरित लगता है, जहां एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। जिस तरह अमेरिका ने सोवियत संघ को अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोका, उसी तरह मैक्रोन चीन को उत्तर कोरिया के यूरोप में हस्तक्षेप करने से रोक रहे हैं। एक तरह उनका भू राजनीतिक दबाव है, जो दिखलाता है कि क्षेत्रीय कार्रवाइयों के लिए वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। चीन ने मैक्रोन के बयान की कड़ी आलोचना की। सिंगापुर में चीनी दूतावास ने कहा कि ताइवान के मुद्दे को यूक्रेन संकट से जोड़ना अस्वीकार्य है। चीन का मानना है कि उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश है, उस पर उसका नियंत्रण सीमित है। इसके बावजूद मैक्रोन का ये बयान चीन को एक संदेश देता है कि उसकी निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप नाटो की एशिया में उपस्थिति बढ़ सकती है, जो चीन के रणनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि यूक्रेन और गाजा जैसे संकटों को हल करने में पश्चिमी देशों की विश्वसनीयता दांव पर है। यदि रूस को यूक्रेन में मनमानी करने की अनुमति दी गई तो यह ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को बढ़ावा दे सकता है। भारत के दृष्टिकोण से मैक्रोन का बयान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के नीति के अनुरूप है, जिसमें भारत न तो अमेरिका और न ही चीन के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है। मैक्रोन ने अपने भाषण में एशियाई देशों से अमेरिका और चीन दोनों से स्वतंत्र रहने की अपील की। भारत, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर सतर्क है, इस स्थिति को गंभीरता से देख सकता है। मैक्रोन का ये बयान न केवल यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन और नाटो के भविष्य की भूमिका पर भी असर डाल सकता है। वैसे आपको बता दूं, जापान
जापान जो ऐतिहासिक रूप से युद्धोत्तर शांतिवादी नीति के लिए जाना जाता है, अब वैश्विक सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नाटो के महासचिव मार्क रट्टे की 8-9 अप्रैल 2025 को जापान यात्रा ने इस संबंध को और मजबूत किया। इस यात्रा के दौरान रट्टे ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने योकोसुका में जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बेस का दौरा किया, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कमारुका वर्क्स का परीक्षण किया। रट्टे ने टोक्यो में केइयो यूनिवर्सिटी में एक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोप में जो होता है वह जापान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मायने रखता है और इंडो पैसिफिक में जो होता है वो यूरोप के लिए मायने करता है। आज यूक्रेन, कल पूर्वी एशिया हो सकता है। जापान और नाटो ने संयुक्त बयान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और दोहरे टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिबद्धता जताई। दोनों ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों की निंदा की, विशेष रूप से रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई मिसाइलों और सैनिकों के उपयोग में। इसके अलावा उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र और खुली व्यवस्था को बनाए रखने, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयासों का विरोध करने की भी बात कही। जापान और नाटो के बीच सहयोग को समझने के लिए कोरियाई युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है। 1950 में जब उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ और चीन के समर्थन से हमला किया, तब एक प्रॉक्सी युद्ध बन गया था और तब देखने को मिला था अमेरिका ने जापान को अपने सैन्य अड्डों के रूप में उपयोग किया था। उसमें जापान अपनी युद्धोत्तर संविधान के कारण सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को रसद और आधार सुविधाएं प्रदान की। यह युद्ध वैश्विक शक्तियों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव के लिए संघर्ष का प्रतीक था। कोरियाई युद्ध ने दिखाया कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आज उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग, जिसमें उत्तर कोरिया सैनिक यूक्रेन में रूस के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीके से भू राजनीतिक जटिलता को दिखलाता है। जापान जो अपनी रक्षा नीति को और आक्रामक बना रहा है, नाटो के साथ मिलकर इस तरह के खतरों का जवाब देना चाहता है। चीन की सैन्य और आर्थिक विस्तारवादी नीतियां, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में, जापान और नाटो के लिए चिंता का विषय है। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार चीन की नौसेना अब अमेरिकी नौसेना से बड़ी है और वो तीसरा विमानवाहक पोत 5वीं पीढ़ी का J-31 स्टील्थ विमान विकसित कर रहा है। इसके अलावा चीन ने अफ्रीका के जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया है, जो मध्य पूर्व और भारतीय तट तक पहुंच प्रदान कर सकता है। ये गतिविधियां चीन की वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दिखलाती है। जापान जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के पड़ोसी देशों में से एक है, इसने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए जापान ने क्वाड से जैसे बहुराष्ट्रीय गठजोड़ में भाग लिया है और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाया है। भारत जो क्वाड का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है और अब देखने को मिल रहा है कि क्वाड एक रणनीतिक गठजोड़ है जिसमें 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल हैं। इसका उद्देश्य यहाँ पर शांति स्थापित करना है। जुलाई के शुरुआत में अमेरिका में विदेश मंत्रियों की बैठक हो सकती है और इस साल के अंत में भारत में एक क्वाड शिखर सम्मेलन हो सकता है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अब इन्हें एक बार फिर से याद आ रहा है और अब ये एशिया की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इनका एशिया के प्रति रुझान सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।